गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बेटा, हमने सेक्शन 62 फर्दर इशू ऑफ शेयर्स का हमने शुरू किया था पिछले लेक्चर में, और केस 1 जो था ना, इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स यानी राइट शेयर्स का केस हमने डिस्कस किया था। अब हम केस 2 पे आ रहे हैं। केस 2 है आपका ऑफर ऑफ फर्दर शेयर्स टू एम्प्लॉइज। अब ध्यान से समझनी है बेटा मेरी बात, लिखो केस 2। केस 2 है इशू ऑफ फर्दर शेयर्स टू एम्प्लॉइज। केस 2 है इशू ऑफ फर्दर शेयर्स टू एम्प्लॉइज। हेडिंग लिख लो बेटे, फिर मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। बेटा आप लोगों ने शायद एक स्कीम सुनी हो, उस स्कीम का नाम होता है एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। उस स्कीम का नाम होता है एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। बेटा एक ब्रीफ अप आपको देता हूं, होता क्या है। बेटा एम्प्लॉइज की ना एक आदत होती है कि वो ना टिक के एक जगह पे काम नहीं कर सकते। जैसे मैं एक एम्प्लॉय हूं, ठीक है, 7-8 महीने मैंने एक कंपनी में काम करा, कंपनी छोड़ दी। उसके बाद 1 साल दूसरी कंपनी में काम करा, छोड़ दी। फिर 7-8 महीने मैंने तीसरी कंपनी में काम करा, छोड़ दी। बेटा इससे होता क्या है, जो एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर, उसको होता है नुकसान। ठीक है सर, कैसे होता है एम्प्लॉयर को नुकसान? बेटा होता क्या है, जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो ना, जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो इनिशियल जो 7-8 महीने 1 साल होता है वो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है। ट्रेनिंग पीरियड मतलब उसमें आपको कंपनी के बारे में बताया जाता है, कंपनी में वर्क किस तरीके से किया जाता है वो बताया जाता है। यानी सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो 1 साल आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, काम सिखाया जाता है आपको काम करना कैसे है। अब होता क्या है, और बकायदा उस टाइम की बेटा आपको, उस 1 साल की आपको सैलरी भी मिलती है। ठीक है, यानी एक बात समझो, कंपनी आपको काम सिखाती है, मतलब आपके ऊपर कंपनी अपना टाइम इन्वेस्ट करती है। अच्छा, आपको सैलरी भी देती है कंपनी, मतलब कंपनी टाइम के अलावा पैसा भी आपके ऊपर क्या कर रही है, इन्वेस्ट। तो कंपनी टाइम भी इन्वेस्ट करती है, मनी भी इन्वेस्ट करती है, इस उम्मीद में कि कल को आप कंपनी को इस इन्वेस्टमेंट पे क्या दोगे, रिटर्न दोगे। लेकिन जब रिटर्न देने की बात आई तो आपने कंपनी छोड़ दी। तो बेटा एम्प्लॉयर की इन्वेस्टमेंट तो गई है ना भाई, उसने आपके ऊपर टाइम भी इन्वेस्ट करा, पैसा भी इन्वेस्ट करा। जब रिटर्न देने की बात आई आपने कंपनी छोड़ दी। तो एम्प्लॉयर को क्या होता है, नुकसान। तो बेटा होता क्या है, जो एम्प्लॉयर होता है ना, वो अपने एम्प्लॉइज को एक लालच देता है। लालच, उसे ये लगता है क्या पता उस लालच के चक्कर में एम्प्लॉइज कंपनी को छोड़ के ना जाएं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कैसा लालच एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। मेरे साथ ये बनाओ, बेटा सपोज आज डेट है 1 अप्रैल 17 है आज, 1 अप्रैल 17। ठीक है बेटा, कंपनी ने ना अनाउंस करा, कंपनी ने अनाउंस करा। ठीक है, पता है कंपनी ने क्या अनाउंस करा, कि जो हमारी कंपनी में आज
आज से 3 सालों तक, आज से 3 सालों तक टिक के काम करेगा ना, उसे हम देंगे अपनी कंपनी के सस्ते शेयर्स। तो जो एम्प्लॉई हमारी कंपनी में टिक के कितने साल काम करेगा, कम से कम 3 साल, उसे हम अपनी कंपनी के देंगे सस्ते शेयर्स। ठीक है। अच्छा, कंपनी ने क्या कहा? कंपनी ने कहा हम आपको ऑप्शन देंगे, हम आपको ऑप्शन देंगे 1000 शेयर्स को खरीदने का। हम आपको क्या देंगे? ऑप्शन। एक शेयर का मार्केट प्राइस आज का 150 रुपए है, एक शेयर का मार्केट प्राइस हमारा आज का 150 रुपए है। यही 150 रुपए का शेयर हम आपको 50 रुपए का देंगे। इस 50 रुपए को नाम दिया जाता है एक्सरसाइज प्राइस, ईपी, एक्सरसाइज प्राइस। लेकिन ये शेयर्स आप तब खरीद सकते हो जब आप हमारी कंपनी में टिक के कितने साल काम करोगे? 3 साल। तो पहले टिक के 3 साल काम करो, तो 17-18 एक साल, 18-19 दूसरा साल, और 19-20 तीसरा साल। तो 3 साल टिक के हमारी कंपनी में आपको काम करना पड़ेगा, तभी हम आपको 1000 शेयर्स को खरीदने का राइट देंगे। ठीक है बेटा, इस 3 साल को हम नाम देते हैं वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड 3 इयर्स। पता है बेटा वेस्टिंग पीरियड का क्या मतलब होता है? वेस्टिंग पीरियड का मतलब होता है शेयर्स को खरीदने का राइट, शेयर्स को खरीदने का राइट आपके पास 3 साल के बाद आएगा। शेयर्स को खरीदने का राइट आपके पास 3 साल के बाद आएगा। दिस इज नोन एज वेस्टिंग पीरियड। पॉइंट बताओ, ये बात समझ आई बेटा? तो एक लालच है जो बेटा कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को दिया है कि अगर आप 3 साल टिक के हमारी कंपनी में काम करते हो तो आप हमारी कंपनी के 1000 शेयर खरीद सकते हो। एक शेयर का मार्केट प्राइस 150 है, बस 150 रुपए का शेयर हम आपको कितने का देंगे? 50 रुपए का। तो सीधे सीधे एक शेयर पे आपको 100 रुपए का फायदा दे रहे हैं, तो 1000 शेयर पे 1 लाख रुपए का हम आपको क्या देंगे? फायदा। लेकिन शर्त है आप हमारी कंपनी में टिक के 3 साल क्या करोगे? काम करोगे। तो कंपनी को लगता है कि शायद इस लालच के चक्कर में एम्प्लॉयज हमारी कंपनी को छोड़ के नहीं जाएंगे। कॉपी करो इसे। क्लियर हुआ सबको? चलो अब जरा हम पढ़ते हैं। देखो उसने कहा फर्दर शेयर्स में बी ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज इफ सच शेयर्स आर ऑफर्ड अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो मैंने अभी बताया एम्प्लॉयज को जो शेयर्स दिए जाते हैं वो कौन सी स्कीम में दिए जाते हैं? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत एम्प्लॉय को शेयर्स दिए जा रहे हैं। सेकंड, अंडर एन अथॉरिटी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी। बेटा शर्त यह है आपको पहले शेयर होल्डर्स का क्या लेना पड़ेगा? कंसेंट लेना पड़ेगा, मतलब आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। और तीसरा, आपको कंप्लाई करना पड़ेगा रूल 12 को ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। तो बेटा 3 शर्तें हैं, 3 शर्तें। अगर आप शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को इश्यू कर रहे हो तो पहली बात, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत इश्यू करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे और रूल
12 को कंप्लाई करोगे ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। ठीक है बेटा, एक बात सुनो, मैंने क्या कहा, एक शर्त क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। बेटा इस रूल का ना एक एक्सेप्शन है, स्पेशल रेजोल्यूशन वाले रूल का एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी ordinary resolution is sufficient instead of special resolution provided private company has not defaulted in filing its financial statements or annual return under section 92। बेटा एक बात याद रखना, वैसे एम्प्लॉइज को शेयर्स अगर आप इश्यू करना चाहते हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन जरूरी है, बट प्राइवेट कंपनी के केस में जिसने कोई डिफॉल्ट कमिट नहीं करा है इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न, स्पेशल रेजोल्यूशन की जगह ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। ठीक है, तो याद रखना ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किस केस में है? प्राइवेट कंपनी, शर्त है पहला प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, दूसरा उसने कोई डिफॉल्ट ना किया हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग में या एनुअल रिटर्न की फाइलिंग में। पॉइंट क्लियर? तो मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो। अगर कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स इश्यू करना चाहती है तो तीन शर्तें हैं। पहला, शेयर्स इश्यू करोगे अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे और रूल 12 की कंडीशंस को करोगे कंप्लाई। ठीक है, चलो अब रूल 12 क्या कहता है, आ जाओ। रूल 12 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। बेटा इसमें रूल 12 सब रूल 1 क्या कहता है? इश्यू ऑफ शेयर्स अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो सबसे पहली शर्त तो रूल 12 सब रूल 1 क्या कहता है? आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। सब रूल 2 क्या कहता है? कंपनी शैल मेक स्पेसिफाइड डिस्क्लोजर्स in the explanatory statement annexed to the notice for passing of resolution। अब सुनो बेटा, मुझे बताओ ये स्पेशल रेजोल्यूशन कहां पर पास होगा? जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग होल्ड करने से पहले आपको मेंबर्स को क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, उस नोटिस के साथ अटैच होके जाएगी एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। उस नोटिस के साथ अटैच होके जाएगी एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट और उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको करने पड़ेंगे कुछ स्पेसिफाइड डिस्क्लोजर्स। बेटा कौन कौन से हैं ज्यादा आपको डिटेल में उसमें नहीं जाना है, बहुत लेंदी हो जाएगा, आपके स्टडी मटेरियल में भी नहीं दे रखा है। तो आपको कुछ डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे, बस इतना याद रखना। ठीक है, पहला क्या था बेटा? सब रूल 1 स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सब रूल 2 क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन कहां पर पास होगा बताओ? जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग होल्ड करने से पहले उसका नोटिस जाएगा, नोटिस के साथ अटैच होके जाएगी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट और उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको कुछ करने पड़ेंगे डिस्क्लोजर्स। अच्छा, फिर सब रूल 3 क्या कहता है? The company granting option to its employees will have freedom to determine exercise price। तो बेटा उन्होंने कहा है कि ये जो एक्सरसाइज प्राइस है ना, ये जो एक्सरसाइज प्राइस है ये कितना होगा? कितना होगा? ये पूरा पूरा किसका आउटलुक है बेटा? कंपनी का। कंपनी के पास पूरा फ्रीडम है बेटा, कंपनी के पास पूरा फ्रीडम है टू डिटरमाइन इट्स एक्सरसाइज प्राइस। मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सरसाइज प्राइस डिपेंड्स ऑन कंपनी। बेटा पूरा का पूरा कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है। कंपनी जो एक्सरसाइज प्राइस रखना चाहती है रख सकती है बेटा। कौन कहता है ये बात? सब रूल 3 कहता है।
सब रूल 3। तो सब रूल 3 कहता है कि एक्सरसाइज प्राइस कितना होगा, इसका पूरा फ्रीडम किसके पास है? कंपनी के पास। कंपनी जितना एक्सरसाइज प्राइस रखना चाहती है रख सकती है, फुल पावर है बेटा कंपनी के पास। अच्छा, सब रूल 6 क्या कहता है? देयर शैल बी अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर बिटवीन द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग ऑफ ऑप्शंस। अब सुनो बेटा ये बात, बेटा ये वाली डेट है ना 1 अप्रैल 17, इसे हम कहते हैं डेट ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन। जिस दिन आपने अनाउंसमेंट किया है उसको हम कहते हैं डेट ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन। और वेस्टिंग पीरियड था 3 साल। मतलब शेयर्स को खरीदने का राइट आपके पास आएगा 3 साल के बाद। तो अगर मैं 1 अप्रैल 17 में 3 साल ऐड करूं तो 1 अप्रैल 18, 1 अप्रैल 19, 1 अप्रैल 20, इसका मतलब समवेयर यहां पर 1 अप्रैल 20 को आपके पास राइट आएगा शेयर्स को खरीदने का। यह है डेट ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन। यह है आपकी डेट ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन। इस दिन आपके पास राइट आएगा। और उन्होंने कहा दोनों पीरियड में, दोनों डेट्स में मिनिमम कितना गैप होना चाहिए? 1 साल का बेटा। यानी सिंपल वर्ड्स में बोलूं, वेस्टिंग पीरियड बेटा, वेस्टिंग पीरियड मिनिमम 1 साल होना चाहिए। और हमारे केस में तो कितना था? 3 साल। मतलब रूल 12 की कंडीशन क्या है? कंप्लाइड है बेटा। वेस्टिंग पीरियड शुड बी मिनिमम 1 ईयर। मैं यहां पर भी लिख देता हूं, दैट इज वेस्टिंग पीरियड होना चाहिए मिनिमम 1 साल। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर वो क्या कह रहा है? बी पॉइंट, कंपनी शैल हैव फ्रीडम टू स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड फॉर द शेयर्स परसुएंट टू एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। बेटा अब ना इसमें एक बात होती है, उन्होंने कहा कि कंपनी अपने हिसाब से लॉक इन पीरियड इन शेयर्स का डिटरमाइन कर सकती है। सर ये लॉक इन पीरियड का क्या मतलब हुआ? लॉक इन पीरियड का मतलब होता है बेटा कितने टाइम तक आप इन शेयर्स को मार्केट में सेल नहीं कर सकते। लॉक इन पीरियड मतलब बेटा सपोज कंपनी ने कहा कि आपके पास ये राइट आया है 1 अप्रैल 20 को, ठीक है, आप 2 सालों तक आप इन शेयर्स को मार्केट में सेल नहीं कर पाओगे। तो लॉक इन पीरियड हमारा बेटा कितना हो गया? 2 साल। ये कौन डिटरमाइन करेगा बेटा? कंपनी डिटरमाइन करेगी, 2 इयर्स। ठीक है, तो लॉक इन पीरियड का क्या मतलब है लिख दूं मैं? लॉक इन पीरियड का मतलब होता है पीरियड ड्यूरिंग विच above shares cannot be sold। तो आप इन शेयर्स को बेच नहीं पाओगे बेटा। अगर लॉक इन पीरियड 2 साल है तो 2 साल तक आप शेयर्स को बेच नहीं पाओगे। कौन डिटरमाइन करेगा ये लॉक इन पीरियड? कौन डिसाइड करेगा ये लॉक इन पीरियड? कंपनी डिटरमाइन करेगी। ठीक है, फिर द एम्प्लॉइज शैल नॉट हैव एनी राइट टू रिसीव डिविडेंड और वोट or in any other manner enjoy benefits of a shareholder in respect of options granted to them till shares are issued on exercise of option। बेटा एक बात समझना, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि एम्प्लॉइज के पास, ध्यान से सुनना, एम्प्लॉइज के पास शेयर होल्डर के
राइट्स कब आएंगे? एम्प्लॉइज के पास शेयर होल्डर के जो राइट्स होते हैं, जैसे वोटिंग राइट्स, डिविडेंड रिसीव करने का राइट, एम्प्लॉइज के पास ये राइट्स कब आएंगे? उन्होंने कहा जब तक एम्प्लॉइज ये शेयर्स खरीद नहीं लेते, तब तक उनके पास शेयर होल्डर के राइट्स नहीं आएंगे। तो जब तक वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर लेते, मतलब टिल शेयर्स आर नॉट परचेज्ड, कॉमा, employees shall not have any right of a shareholder। तो बेटा याद रखना, जब तक एम्प्लॉइज ये शेयर्स को खरीद नहीं लेते, मतलब जब तक अपने ऑप्शंस को वो एक्सरसाइज नहीं कर लेते, तब तक उनके पास शेयर होल्डर्स के राइट्स नहीं आएंगे। डिविडेंड रिसीव करने का राइट नहीं आएगा, वोटिंग राइट्स नहीं आएंगे, जब तक वो शेयर्स को खरीद नहीं लेते। यह आपका हो गया सब रूल 6। समझ आया? अब सब रूल 8 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। द ऑप्शन शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल टू एनी अदर पर्सन। बेटा एक बात याद रखना, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया बिटवीन राइट शेयर्स एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। राइट शेयर्स क्या होते हैं बेटा? ट्रांसफरेबल होते हैं, हमने पढ़ा ना, रिनाउंसिंग ऑफ राइट। राइट शेयर्स के केस में मैं अपना राइट किसी आउटसाइडर को ट्रांसफर कर सकता हूं, जबकि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में जो राइट आपको मिलता है वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है, किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे आप। फिर ऑप्शंस ग्रांटेड टू एम्प्लॉय शैल नॉट बी प्लेज्ड, hypothecated, mortgaged और otherwise encumbered और alienated in any other manner। सिंपल वर्ड्स में, जो ऑप्शन कंपनी ने आपको दिया है उसे आप प्लेज नहीं कर सकते, हाइपोथिकेट नहीं कर सकते, मॉर्गेज नहीं कर सकते, एंकम्बर का मतलब बेटा वही होता है, प्लेज नहीं कर सकते। ठीक है। फिर सब्जेक्ट टू क्लॉज डी, क्लॉज डी क्या कहता है वो बाद में देखते हैं। नो पर्सन अदर देन एम्प्लॉइज टू whom the option is granted shall be entitled to exercise the option। ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा एम्प्लॉइज के अलावा कोई और इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। बेटा ये ऑप्शन 1000 शेयर्स को खरीदने का ऑप्शन कंपनी ने मुझे दिया था, मेरे अलावा कोई और पर्सन इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। सिर्फ मैं इस ऑप्शन को क्या कर सकता हूं? एक्सरसाइज। उन्होंने कहा सब्जेक्ट टू क्लॉज डी, मतलब एक एक्सेप्शन है बेटा इस रूल की। सुनो क्या एक्सेप्शन है। अब एक बात बताओ, सपोज एम्प्लॉय की बेटा डेथ हो गई, तो एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसका नॉमिनी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हेयर इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है। यही लिखा हुआ है क्लॉज डी में। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय all the options granted to him till such date shall vest in the legal heir or nominee of the deceased employee। तो मुझे एक बात दोबारा बता दो, मैं एम्प्लॉय हूं कंपनी का, मेरे अलावा कोई और इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। इस रूल का एक एक्सेप्शन है, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो उसका नॉमिनी, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसका लीगल हेयर इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है। जो राइट एम्प्लॉय का था वही राइट अब किसके पास आ जाएगा? नॉमिनी के पास आ जाएगा। तो ये जो डी पॉइंट है ना, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू क्लॉज सी।
ठीक है बेटा। अच्छा, फिर उन्होंने कहा इन केस द एम्प्लॉय सफर्स अ परमानेंट इनकैपेसिटी while in employment, all options granted to him as on the date of permanent incapacitation shall vest in him on that day। अब ये सुनना बेटा, मैं इसी में बता दूं, ये देखो, इमेजिन करो बेटा, जिस एम्प्लॉय को ये ऑप्शन दिया गया था, 1000 शेयर्स को खरीदने का ऑप्शन दिया था, उसका बेटा 18-19 में समवेयर यहां पर बेटा डेट है, सपोज से 1 अक्टूबर 18, इस डेट को बेटा उसका हुआ एक बहुत बुरा एक्सीडेंट एम्प्लॉय का, जिसको ऑप्शन दिया गया था 1000 शेयर्स खरीदने का, उसका हो गया एक्सीडेंट। और बेटा एक्सीडेंट में ना दोनों आंखें उसकी चली गई बेटा, मतलब वो टोटली ब्लाइंड हो गया, टोटली ब्लाइंड हो गया। तो बेटा उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा ऐसे केस में ये ऑप्शंस एक्सरसाइज करने का राइट 3 साल बाद नहीं आएगा उसके पास, उसी दिन आ जाएगा। मतलब बेटा ऐसे केस में यहां पर राइट नहीं आएगा आपके पास शेयर्स को खरीदने का, यहीं पर आपके पास राइट आ जाएगा शेयर्स को खरीदने का। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास राइट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। आपको 31 मार्च 2020 तक रुकने की जरूरत नहीं है। उसी डेट को, जिस दिन आप परमानेंटली इनकैपेसिटेट हुए, उसी दिन आपके पास शेयर्स को खरीदने का क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। आपको 3 साल तक रुकने की जरूरत नहीं है, 31 मार्च 2020 तक रुकने की जरूरत नहीं है। उसी डेट को आपके पास शेयर्स खरीदने का क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। पॉइंट आया ये वाला। फिर उन्होंने कहा इन द इवेंट ऑफ रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल ऑप्शंस नॉट वेस्टेड इन द एम्प्लॉय एज ऑन दैट डे शैल एक्सपायर। तो बेटा उन्होंने क्या कहा, अगर कोई एम्प्लॉय, ये लिखने की जरूरत नहीं बेटा, सिर्फ समझना, अगर कोई एम्प्लॉय 3 साल से पहले जॉब छोड़ देता है या कंपनी उसे जॉब से निकाल देती है 3 साल से पहले, तो बेटा एक बात याद रखना, जितने ऑप्शंस का राइट उसको दिया गया था वो ऑप्शंस लैप्स हो जाएंगी बेटा, एक्सपायर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसने 3 साल काम किया कहां। ये ऑप्शंस खरीदने का राइट, ये शेयर्स खरीदने का राइट आपके पास तब आता अगर आप 3 साल काम करते, बट 3 साल से पहले ही कंपनी ने आपको नौकरी से निकाल दिया या आपने कंपनी को छोड़ दिया, तो उस केस में जो ऑप्शंस आपको दी गई थी वो लैप्स हो जाएंगी, एक्सपायर हो जाएंगी। पॉइंट बताओ, बात समझ आई बेटा? चलो, इस लेक्चर में बेटा हमने केस 2 पूरा कवर किया है, रूल 12। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, पक्का? चलो, आज लॉ में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्लियर हुआ सबको? पक्का? चलो, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक यू।